अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में गैस के बिल्स अब एक बार फिर बढ़ने वाले हैं, चूंकि RLNG फिर महंगी हो गई है। बज़ाहिर ये सिर्फ गैस की कीमत बढ़ने की खबर लगती है, लेकिन हकीकत में इसका ताल्लुक आपके बिजली के बिल से भी है, इंडस्ट्रियल कॉस्ट से भी है और मुल्क की मईशत से भी जुड़ा हुआ है। ओगरा ने जून के लिए RLNG की कीमत में तकरीबन 15% का इजाफा किया है। अगर सिर्फ एक महीने के बजाय पिछले 4 महीनों के ट्रेंड को हम देखें तो सूरत हाल हमें ज्यादा तशवीशनाक नजर आएगी। जून में RLNG की कीमत मई से 15% बढ़ाई गई है, मार्च से 56% और फरवरी से तकरीबन 73% ज्यादा हो चुकी है। ये इजाफा आखिर क्यों हुआ है? इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका ईरान कशीदगी के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के गिर्द पैदा होने वाली सप्लाई रुकावटें हैं। कतर से आने वाली LNG कार्गोज़ की सप्लाई मुतासिर हुई, जिसके बाद पाकिस्तान को फौरी ज़रूरत पूरी करने के लिए महंगी स्पॉट मार्केट से LNG खरीदना पड़ी। अब स्टैटिस्टिक्स हमें इस फ़र्क को बड़ा वाज़ेह करके दिखाते हैं। जून में कतर के लॉन्ग टर्म मुआहिदों के तहत आने वाली 3 कार्गोज़ की औसत कीमत तकरीबन $13.14 फ़ी MMBTU रही, जबकि एक हंगामी स्पॉट कार्गो की कीमत $19 से भी ज़ायद फ़ी MMBTU रही है। यही महंगी खरीदारी के बाद में कंज्यूमर्स तक मुंतकिल होने वाली कीमत का बुनियादी सबब बनी है। अब इंपोर्ट कीमत ही आखिरी कीमत नहीं होती। बंदरगाह के एक्सपेंसेस के साथ फिर कंपनीज़ के मार्जिन के अलावा दीगर बहुत सारे अखराजात और गैस कंपनीज़ के लाइन लॉसेस भी इसमें शामिल हो जाते हैं। यही वजह है कि जून में कंज्यूमर्स तक पहुंचने वाली RLNG की कीमत SNGPL के लिए $19.52 और फिर SSGCL के लिए $18.64 फ़ी MMBTU तक पहुंच गई है। अब SSGCL के सिस्टम लॉसेज 12.55%, जबकि SNGPL के तकरीबन 9% हैं। ज़्यादा लाइन लॉसेज भी कंज्यूमर तक पहुंचने वाली कॉस्ट में इजाफा करते हैं। अब इस सूरत हाल का सबसे बड़ा असर बिजली के शोबे पर पड़ा है। अप्रैल में RLNG से बिजली पैदा करने की फ्यूल कॉस्ट $13.72 फ़ी यूनिट थी और सिर्फ एक माह में यानी मई में यही कॉस्ट बढ़कर अब $31 फ़ी यूनिट हो गई है। यानी बिजली बनाने की फ्यूल कॉस्ट 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये इजाफा फौरी तौर पर बुनियादी बिजली टैरिफ में नज़र नहीं आता, लेकिन बाद में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में कंज्यूमर्स के बिलों पर यह भरपूर असर डालेगा। अंदाज़ों के मुताबिक अगर ये ट्रेंड बरकरार रहा तो 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर पर तकरीबन $1300, 200 यूनिट पर $2600 और 300 यूनिट पर तकरीबन $3900 तक इजाफी बोझ पड़ सकता है। अब असल सवाल सिर्फ ये नहीं है कि RLNG क्यों महंगी हुई है। बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान का एनर्जी सिस्टम बैरूनी सप्लाई और आलमी जोग्राफियाई कशीदगी पर कितना रिलाई करता है। जब तक महंगी इंपोर्टेड RLNG पर इन्हिसार कम नहीं होगा, आलमी बुरानों का असर बराह रास्त पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के बिजली के बिलों पर भी पड़ता रहेगा। और जब बिजली के बिल बढ़ेंगे तो जाहिर है उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है और हर चीज़ उससे फिर महंगी होती नजर आएगी। अभी निपटा कैसे जाए, बेहतर स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाए, इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब फॉर्मर मेंबर ओगरा हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अभी RLNG की कीमत में जो महीने गुजर चुके हैं उसमें इजाफा होने का क्या मतलब है? अब ये पैसे हमसे मुस्तकबिल में लिए जाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही है जी। RLNG की प्राइस की मैकेनिज्म बड़ा अजीब सा, बड़े सालों से पहले भी आपने तो तकरीबन लास्ट ईयर या ईयर बिफोर, मुझे सही एग्जैक्ट नहीं याद कि जी आपको पता होगा कि पिछले 5 सालों के RLNG की जो प्रोविजनल प्राइसेस थी उनको रिवाइज करके फॉर्म किया गया था और उसका बड़ा एक ह्यू एंड क्राई बचा था। ऑल्दो उसकी बुक के अंदर एंट्री थी, कंज्यूमर पे डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए था। एनीवे लाइकवाइज अभी भी हो सकता है, लेकिन देखिए प्रोविजनल भी अगर है, हमारे यहाँ देखा गया है कि जो भी एक प्रोविजनल प्राइस नोटिफाई होकर कंज्यूमर से रिकवर वंस कर ली जाती है तो कंज्यूमर्स को कभी भी कोई बेनिफिट रिट्रोस्पेक्टिव नहीं दिया जाता। हाँ, अगर प्राइस किसी वजह से बढ़ानी है तो वो कंज्यूमर से बैक डेट से वो रिकवरी तो हो जाती है, लेकिन बेनिफिट कभी नहीं दिया है। ये टिपिकल हमारा गवर्नेंस सिस्टम यही कुछ करता है। दूसरी तरफ ये अक्सर इम्कान कोशिश ये होती है कि प्राइस जो प्रोविजनल प्राइसेस है वो ऐसी फिक्स की जाए कि ताकि कोई रिट्रोस्पेक्टिव जो इफेक्ट है प्राइस पे वो नेगेटिव ना आए, पॉजिटिव भी आए। पॉजिटिव का मतलब है प्राइस बढ़ जाए तो ठीक है, कम ना होए बैक डेट से। तो ये एक हमारा गवर्नेंस सिस्टम का एक पूरा हर स्टेप पे, हर पॉइंट पे, हर जो प्राइसिंग फैक्टर है उस पर उसका अमल दखल है हमारी प्राइसेस में। तो आपने सही फरमाया शुरू में ही, और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, आप बहुत अच्छी रिसर्च करके न्यूमेरिकल एनालिसिस आपके सारे के सारे ठीक हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो हमारे कंट्रोल में हैं, जिसको अगर हम कंट्रोल करें तो हम प्राइस पे थोड़ा सा एक वो जिसको कहते हैं ना कि एक थोड़ी सी कमी ला सकते हैं। अच्छा, तो आरिफ साहब जी जरा रोशनी डालिएगा, जरा वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं और क्यों नजरअंदाज किए जा रहे हैं वो?
जी, अच्छा, एक तो मैं आपको सिर्फ आप ही की बात को रिमाइंड कराता हूँ कि आपने यूएफजी लॉसेस की बात की। यूएफजी लॉसेस जो है वो तकरीबन आरएलएनजी पे आपने 8% फरमाया। अगर आप आरएलएनजी की प्राइस कैलकुलेशन बताएं तो ये को तकरीबन 11% बनते हैं। ट्रांसमिशन पे अलग डाले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे अलग डाले हुए हैं। अच्छा, अगर ये 11% है तो आप ये देखिएगा कि $19 प्राइस के अंदर ये ऑलमोस्ट $2 जो है वो सिर्फ ये लॉसेज ही है। अच्छा, ये जो परसेंटेज है ये बड़ा फनी सी बात होगी आपके लिए भी और आम कंज्यूमर्स के भी सुनने के लिए कि वही गैस जो आरएलएनजी है उसी सिस्टम के थ्रू, उन्हीं ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू कंज्यूमर पॉइंट, कंजप्शन पॉइंट में पहुंचती है, जिस सिस्टम के थ्रू हमारी डोमेस्टिक गैस पहुंचती है। डोमेस्टिक गैस पे यूएफजी का रेट बहुत कम है, 6.5% के आगे पीछे है। एग्जैक्ट नंबर आप रिपोर्ट निकाल के देख लीजिएगा। जबकि यूएफजी पे ये आप 11% के आगे पीछे लिया जा रहा है। ये बड़ी खुल्लम खुला जिसको कहते हैं ना तो ज़ाद है कि भाई सेम सिस्टम से सेम गैस है, दोनों की डेफिनेशन लीगल गैस ही है, आरएलएनजी भी गैस है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस भी गैस है। और ये कैसे आप अप्रिकेट करते हैं कि जो डोमेस्टिक मालिक्यूल है उस पर कम यूएफजी आपने लगानी है और जो इम्पोर्टेड मालिक्यूल है उस पर आपने ज्यादा यूएफजी लगानी है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, इससे $2 का फर्क राइट अवे पड़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें आप ये देखिएगा कि ईसीसी के डिसीजंस के अंदर बहुत से प्राइस कंपोनेंट हैं जिसमें कि इसको रिंग फेंस किया गया है। बेसिकली आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों से कि ये यूएफजी की डाइवर्जन चार्जेस के नाम पे डोमेस्टिक के अंदर बिलों के अंदर यूएफजी के डाइवर्जन चार्जेस भी डालते हैं, जो कि गवर्नेंस फेलियर है। बेसिकली आपको रिंग फेंस कम खत्म कर देना चाहिए जब से आपकी एलएनजी आपने डोमेस्टिक सेक्टर को देनी शुरू कर दी है। तीसरी बात, आप ये गवर्नेंस के हवाले से एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो क्या है, अरबाब साहब के आपको पता है कि जो ईएनआई का इंपोर्ट का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था वो काफी प्राइस वाइज ये कतर की गैस से भी वो सस्ता था, ऐसे ही है। अच्छा, हुआ यूं कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने नोवेट कर दिया कि जी आप खुद ही बेचे, हमें एलएनजी नहीं चाहिए। आप वो नोवेट करके अब आप स्पॉट पे फिर परचेज कर रहे हैं। अब स्पॉट की और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट की जो आपकी जो 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 प्राइस है, डिलीवरी प्राइस एलएनजी की, वही बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, तो ये इसमें अच्छा ये 2 इश्यूज बड़े बड़े मैंने जो आपको गवर्नेंस के, तीसरा एक और ये था कि अगर आपको याद हो कि आरएलएनजी लाई गई थी शुरू में पावर जनरेशन के लिए और यही अज्यूम किया गया था कि पावर जनरेशन के सारे प्लांट जो है वो आपके ट्रांसमिशन सिस्टम पे है। डिस्ट्रीब्यूशन में समझ आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लाइंस के अंदर कंपैरेटिवली ज्यादा लॉसेज होते हैं कंपेयर टू ट्रांसमिशन सिस्टम। लेकिन बात यह है कि जब आरएलएनजी महंगी गैस है उसको आपने सप्लाई करना था ट्रांसमिशन के कंज्यूमर्स को, और अभी भी ऐसे ही होता है। सही। लेकिन आपने ट्रांसमिशन के लिए इवन ईसीसी का मैंडेट ये नहीं होना चाहिए था कि टेक्निकल पैरामीटर जो है वो डिटरमिन करें, ये ओगरा का काम है। इवन देन जो ईसीसी ने शुरू में ये वाला जो ट्रांसमिशन पे यूएफजी दी थी वो 0.5% दी थी। सही। आज अगर आप अपनी कैलकुलेशन देखें तो वो 2.56% पे लेके चले गए हैं। अच्छा, 2.6% ट्रांसमिशन पे दुनिया के किसी कोने में ये इतनी लॉसेस यूएफजी लॉसेस नहीं हो सकते। सही। अब ये लॉसेस अपनी जगह पर आरिफ साहब, एक इस पर भी जरा रोशनी डालिएगा, जो खरीदारी का मैकेनिज्म या प्रोसेस या स्ट्रेटजी है ये कौन डिज़ाइन करता है, इसमें भी क्या खामियां हैं, और ज़ाहिर है इसमें खामियां होती हैं अगर तो फिर उसका भी बोझ एक आम सारिफ पर पड़ता है आखिर में। इनहेरेंट खामी वही है कि आपने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को नोवेट कर दिया और आपने स्पॉट पे परचेज शुरू कर दी। सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक डिसीजन ही ये बेसिक गलत है। और दूसरी इसके अंदर खामी ये है कि आपस में पीएलएल अगर इंपोर्ट करने के लिए प्लान करती है, बिडिंग करती है, इंपोर्ट का एग्रीमेंट साइन करती है, तो उसको प्रॉपर टाइमली ये प्लान ही नहीं दिया जाता फ्रॉम सुई कंपनीज की जी हमें कब कितनी डिमांड होगी एलएनजी की। अच्छा, इनको खुद नहीं पता है या खुद करते नहीं है या आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। उस प्लान की वजह से स्पॉट पे इनको जाना पड़ता है पीएलएल को। अच्छा, जब आप स्पॉट पे जाते हैं तो स्पॉट परचेज में इनहेरेंट बिल्ट इन एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर होता है
कि जनाब ये अब तो आपको मजबूरी है, आपने लेनी है, तो वो प्राइस एस्केलेट ऑटोमेटिक इंटरनेशनल मार्केट में हो जाती है उसके लिए, स्पॉट के लिए। सो ये एक पूरे का पूरा मैकेनिज्म जो है ना, ये इटसेल्फ ऐसा है कि स्पॉट में आपको गैस महंगी मिल रही है। सही। और आरिफ साहब, एक आम सारिफ के लिए अगर ये 15% का इजाफा अनाउंस है अभी, तो ये वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये 15% रहेगा, यानी 1 किलो पर भी उसको यही 15% का हिसाब पड़ेगा, या उसके यूजेज के हिसाब से, या फिर ये परसेंटेज नीचे जाते जाते बढ़ता रहेगा, इसमें और मजीद चीज़ें भी ऐड ऑन हो जाएंगी? सर इसमें चीज़ें तो ऐड ऑन सारी की सारी कर ली गई हैं, लेकिन इसमें जो फर्दर ऐड ऑन होगा ना, वो ये होगा कि जब आप डोमेस्टिक सार्फिन को ये आप देते हैं सर्दियों में जाके, खासकर एलएनजी, जब ये उसी प्रीटेक्स्ट में कि अब सर्दी है, डिमांड बढ़ गई है गैस की, अब हम आरएलएनजी जो है वो हम डोमेस्टिक सेक्टर को सप्लाई कर रहे हैं, और इतनी सप्लाई किया उसका कोई कैलकुलेशन या मेजरमेंट का कोई रिलायबल मैकेनिज्म नहीं है। बस एक गैस्टिमेशन है कि इतनी गैस हमने डोमेस्टिक सेक्टर को दे दी है, और वो जो डोमेस्टिक सेक्टर को दी जाती है उस गैस के ऊपर आपको फर्दर जो है ये दोनों की यूएफजी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि पहले प्राइसिंग में है, आरएलएनजी की प्राइसिंग में यूएफजी अकाउंट पार कर ली जाती है, फिर डोमेस्टिक की अकाउंट पार कर ली जाती है। अब ये चीज़ आई एम नॉट 100% श्योर कि ये आरएलएनजी जो डाइवर्ट करते हैं नोशनली या ऑन पेपर, उस पे क्या डबल यूएफजी लग रही है या सिंगल लग रही है, ये मुझे नीड टू बेसिकली कंफर्म किया। अच्छा, इसमें ऐसा कम्प्लेक्स सिस्टम बना दिया गया कैलकुलेशन का कि ओगरा के भी लोगों को सही क्लैरिटी नहीं होती, और वो जो बाकी कंज्यूमर्स हैं, इवन मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके एप्टमा के लोग भी बड़ा वैल्यूएट करते हैं इन चीज़ों को, बट फिर भी वो भी वाइटल चीज़ें वो भी मिस कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैकेनिज्म। अच्छा, सोने पे सोवा एक और जो होता है वो क्या है कि जनाब आपने रेगुलेटर इंडिपेंडेंट बना दिए हैं, रेगुलेटर स्पेशलाइज्ड नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ इन जगहों पर पहुंचते हैं। यूएफजी को डिटरमिन करने के लिए रेगुलेटर का एक होना चाहिए कि फाइनल वर्जन इसका है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि कोर्ट में केस चला जाता है और कोर्ट ने जनाब उठा के तो वो उसको या स्टे देते जाते हैं या कहते हैं कि ठीक है वही पुराना जो हायर नंबर है उसकी इस तरीके से की जाती है कि कंज्यूमर को फिर नुकसान होता है। ठीक है। अच्छा, इस सारे मैकेनिज्म का आप देखिएगा कि गवर्नमेंट को इतना सीरियसली इसको देखने की जरूरत है कि जब आप यूएफजी बढ़ाते हैं, गैस कंपनीज के शेयर होल्डर सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है जी। सो कंज्यूमर से पैसे निकाल के गवर्नमेंट की जेब में जाना इतना बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये पता है कि अच्छे खासे प्राइवेट उसमें शेयर होल्डर हैं, और प्राइवेट शेयर होल्डर को कंज्यूमर की जेब से पैसे निकाल के ऑटोमेटिक उनको बेनिफिट मिलता है, उनकी प्राइसेस बढ़ती रहती हैं। ये वाला एक ऐसा पहलू है कि जो कोई, मैं ये समझता हूँ अगर उसको उसको नापा जाए एक्टिविटी के बेसिस पे, तो इसमें इस पर आरिफ साहब इंशाल्लाह हम आने वाली मजीद नशिस्तों में भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, ओगरा हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता 4 माह में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट ईरानी करेंसी में की कि उनको प्रॉफिट होगा, ये करेंसी वक्त के साथ साथ ऊपर जाएगी। जैसे जैसे ईरान की मईशत बेहतर होती जाएगी, उस पर से पाबंदियां हटती जाएंगी, तो वहाँ पर सूरत हाल बेहतर होगी, तो ईरानी करेंसी की कदर में भी इजाफा होगा। लेकिन क्या आप सबके जहनों में एक सवाल मौजूद है, जो पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की अरबों बल्कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक खरबों रुपए की, क्या वो सब की सब डूबने जा रही है? क्या उनके पैसे ज़ाय हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसको सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ईरान की जो मईशत है वो इस वक्त भी शदीद दबाव का सामना कर रही है, और अमरीकी पाबंदियों के बाद खलीजी नाकाबंदी, फिर तेल की एक्सपोर्ट में कमी के साथ जंगी नुकसानात हुए, और उनके रियाल की मुसलसल गिरती हुई कदर ने आम शहरियों की ज़िंदगी को भी वहाँ पर मज़ीद मुश्किल बना दिया है। गो कि अब हालात किसी हद तक बेहतरी की जानिब है। ईरान के मरकज़ी बैंक ने इसी दौरान 1 मिलियन रियाल का एक नया नोट भी जारी किया था, जिसका ज़ाहिर मकसद ये था कि वहाँ पर जो लेन देन के इशूज़ हैं उसको किसी तरह बेहतर किया जा सके। अब उस पर उन्होंने उस प्राइमरी स्कूल की भी तस्वीर लगाई जो रवा बरस जंग के आगाज़ पर बमबारी का निशाना बना था। बज़ाहिर ये नोट लेन देन को आसान बनाने के लिए जारी किया गया, लेकिन दरअसल बढ़ती हुई महंगाई इस वक्त भी एक बड़ा मसला है ईरान में और उनकी इकॉनमी के लिए, और फिर करेंसी की कमज़ोर होती क़ुव्वत ख़रीद की भी ये एक अलामत है। 1 मिलियन रियाल की मालियत अब तकरीबन सिर्फ 60 अमरीकी सेंट रह गई है, जो रियाल की तारीखी कमज़ोरी को ज़ाहिर करती है। पाकिस्तान में हालिया दिनों रियाल की ख़रीदारी में ज़बरदस्त इजाफा
बुनियादी तौर पर जंगी सूरत-ए-हाल और मुमकिन माशी बेहतरी की तवक्कुआत पर मबनी क़यास आराइयों का नतीजा रहा, अब न कि किसी मजबूत माशी बुनियादों पर। माहिरीन के मुताबिक ऐसी सरमायाकारी में कीमतें तेज़ी से ऊपर या नीचे जा सकती हैं, जैसा पिछले 4 साल में हमने 4 महीने में पाकिस्तान में भी देखा। इसलिए सिर्फ मुनाफे की उम्मीद पर रियाल ख़रीदना ये ज़्यादा ख़तरनाक सरमायाकारी तस्वुर की जाती है, क्योंकि मार्केट का रुझान किसी भी वक्त अचानक तब्दील भी हो सकता है। अब ईरानी रियाल की नई करेंसी डिज़ाइन या सिफर ख़त्म करने की पॉलिसी खुद ब खुद इसकी हकीकी कदर में इजाफा नहीं करती। अगर महंगाई, पाबंदियों और माशी कमज़ोरियाँ बरकरार रहती हैं तो फिर रियाल की कदर मज़ीद भी गिर सकती है, और रियाल की कदर में भी गुज़िश्ता चंद माह के दौरान कोई ख़ास हमने उसमें बढ़ावा नहीं देखा, बल्कि जनवरी में एक अमरीकी डॉलर तकरीबन 15 लाख रियाल के बराबर था, मार्च में तकरीबन 16 लाख रियाल तक पहुंच गया, फिर अप्रैल में तकरीबन 18 लाख रियाल की सतह देखी गई, यानी मुसलसल एक गिरावट सामने आई। जुलाई में मार्केट में कुछ बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन रियाल अब भी माजी के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। मरकज़ी बैंक गुज़िश्ता चंद माह में पहले 50 लाख रियाल और फिर 1 करोड़ रियाल के नोट भी मुतारिफ़ करवा चुका है, जिससे वाज़ेह ज़ाहिर होता है कि महंगाई के बाइस इस वक्त जो रोज़ाना का लेन देन है उसके लिए बड़ी मालियत के नोटों की ज़रूरत बढ़ती ही जा रही है। अब ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है, इस पर हम बात करेंगे मलिक बोस्तान से। मैंने एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। तो मलिक साहब, हमने देखा पिछले 3-4 महीनों में बहुत बड़े पैमाने पर ईरानी करेंसी में लोगों ने ख़रीदो फरोख्त की, इस हद तक हुई कि उसकी कीमत में भी 3 से 4 गुना इजाफा हो गया। लेकिन अगर बिलफर्ज एक परसेप्शन ये भी है कि ईरान अगर कोई नई करेंसी जारी कर देता है, वो पुरानी करेंसी बिल्कुल वेस्ट हो जाती है, तो ये पाकिस्तानियों की खुदा न खास्ता क्या ये इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी? डूब भी सकती है अगर लापरवाही करेंगे, क्योंकि जब भी कोई मुल्क अपनी करेंसी को कैंसिल करता है, नोटों को डीमोनेटाइज करता है, तो वो टाइम जरूर देता है, ऐसे नहीं कि रातों रात कर देता है। और उस टाइम में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। आपको जो हम लोग भी जब ये अनाउंसमेंट होती है तो मीडिया पे बताते हैं कि भाई करेंसी फलानी तारीख तक खत्म हो रही है, आप जिन लोगों के पास पड़ी है वो एक्सचेंज करा लें। लेकिन लोग बात भूल जाते हैं रख के, तो उस सूरत में आपके डूबने का खतरा ज्यादा होता है, बल्कि सारे ही डूब जाते हैं, कागज के टुकड़े बन जाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो रातों रात, जब भी होगा तो टाइम देंगे, क्योंकि इतना बड़ा उन्होंने गवर्नमेंट की जमानत होती है कि वो बताया जाता है बकायदा। बाकी जहां तक लोगों का इसमें बड़े आपकी अरब, ये आप नहीं कह सकते अरबों में पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट की है, बल्कि अरबों रियाल खरीदे हैं, ये आप कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि 1 अरब जो क्या होता है रियाल, वो तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी गए, समझ गए ना। तो लोग समझते हैं कि पाकिस्तानियों ने अरबों खरबों में, पाकिस्तानी रुपए में नहीं खरीदे, अरबों खरबों उन्होंने खरीदे हैं ईरानी रियाल। और टोटल हमारे पास जो इस वक्त लोगों ने 100 खरब के जो है ईरानी रियाल खरीदे हैं, जो कि पाकिस्तानी को 20 करोड़ रुपए बनता है। कोई इतनी बड़ी रकम नहीं बनती है, अपना 2 अरब रुपया बनता है। अच्छा। तो 2 अरब की लोगों ने पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की है इसमें, कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं की है। और ये पिछले फरवरी से लेकर अभी तक डेटा जो है वो मैं बता रहा हूँ। सही। तो बहरहाल पाकिस्तानी जो है इसमें वजह यही थी कि 2016 में आपको पता है जब इकोनॉमिक सेक्शन थी, और ये उस वक्त 12,000 ईरानी रियाल 1 करोड़ में, पाकिस्तानी में 12,000 के एवज 1 करोड़ पाकिस्तानी रियाल मिलता था। फिर ओबामा साहब आए, उन्होंने उसमें सेक्शन हटा दी, और वो वही बढ़ के यानी कि 60,000 पाकिस्तानी के एवज, एक जिन्होंने 12,000 के लिए था उनका 60,000 में बिक रहा था, और 60,000 में फिर लोगों का ख्याल था कि 1 लाख तक जाएगा। लेकिन वो ट्रंप आ गया, उसने दोबारा 2018 में जब इकोनॉमिक सेक्शन लगाई तो वो दोबारा गिर के फिर जंग से पहले 2,000 पे आ गए। यानी 60,000 से जिन लोगों ने खरीद के रखा हुआ है 2018 का, वो बेचारों का बड़ा लॉस हो गया और बड़ा उनको नुकसान हुआ कि 2,000 पे आ गया। अब दोबारा जब ये MOU साइन हुए और दोबारा को बेहतरी के आसार हुए थे, तो ये 2,000 से बढ़ के 4,000 और 6,000 के दरमियान अभी ट्रेड हो रहा है। और इससे ज्यादा हाँ, अगर 2 महीने बाद जो MOU जो साइन हुआ है उस पर एग्रीमेंट हो जाते हैं और सेक्शन हट जाती हैं, ज़ाहिर है ईरान दुनिया का दूसरा बड़ा ऑयल और गैस का जखीरा रखता है, इसकी इकानमी बूस्ट जब करेगी तो उसका रुपया भी बूस्ट करेगा। इन सूरतों में जो है लोग जो उम्मीद लगा के बैठे हुए कि शायद सेक्शन हट जाए और अल्लाह करे ये हट जाए और अमन का मायदा हो जाए। और जैसे अभी बताया कि 11 जुलाई को पाकिस्तान में दोबारा मुज़ाकरात होंगे, अल्लाह करे ये मुज़ाकरात जारी रहें और किसी तरह किसी नतीजे पे पहुंचे और जो अब नए हरमज है वो खुल जाए, ताकि पूरी दुनिया की इकानमी का जो नाकाबंदी हुई है वो इकानमी जो है सांस ले। और आपके सामने इससे जो है काफी ऑयल की कीमतें थी जो $60 से बढ़ के $114 तक गई, अब दोबारा $70-72 तक आ गई है। तो अल्लाह करे ये अगर अमन होता है तो ये दोबारा $60 तक जा सकती है और दुनिया की ऑयल और गैस की कीमतें जब कम होगी तो दुनिया की इकानमी बेहतर होगी। सही।
तो मलिक साहब, इसका मतलब ये 100% रिस्क वाला मामला है। जिन पाकिस्तानियों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की है, इसमें स्पेकुलेशंस ही की जा सकती हैं। ट्रेंड अगर हम माजी का देखें तो पिछले 5-6 साल में बहुत बड़ी इसमें गिरावट आई है, लेकिन अब अगर हम आगे आने वाले दिनों को इस मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए प्रेडिक्ट करें तो ये बहुत आहिस्तगी के साथ ईरानी मईशत बेहतर होगी। अगर होती भी, अगर ये पाबंदियाँ हट भी जाती हैं, एक बड़ी आइडियल सिचुएशन भी होती है, तब भी बहुत आहिस्तगी के साथ होगा। ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, ये देखो, इसको गिरने में 50 साल लगे हैं तो उसको बढ़ने में भी इतने साल लग सकते हैं। तो आप बोले 50 साल की चीज आप रातों रात जो है रिकवर हो जाएगी। लेकिन ये है कि हाँ, ये शायद ईरान के दौर में आप देखो ना, 70 ईरानी रियाल का $1 होता है, और अभी आपने बताया कि 18 लाख ईरानी रियाल का $1 आ रहा है। तो कितना ज्यादा इसकी करेंसी गिरी है, बहुत ज्यादा डिवैल्यू हुई है। और उनका नोट जो है 10 से जो 100 से बड़ा नोट नहीं होता था, आज 1 करोड़ का नोट चला गया डिवैल्यू होने की वजह से। तो ये चीजें हैं, मतलब रातों रात कुछ भी नहीं होता। ये जुए ही इस वक्त, मैं तो यही कहूँगा, जुआ जो किसी का ना हुआ। ईरानी रियाल में आपको रिस्क है, और आपको रिस्क बड़ी पैमाने में मैं आवाम से दरख्वास्त करूँगा, बड़े पैसे बस 50,000 1 लाख के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और रिस्क भी अपना सामने रखें। ये 4,000 के आप ले रहे हैं तो 2,000 भी हो सकता है, और 2,000 के लेके 60,000 भी हो सकता है। पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं, लेकिन टाइम लगेगा। आप कहेंगे वो अगले पिछले जब 2016 से 2 साल में 60,000 तक गया था, तो अभी भी जो है 2 साल तो लगाएगा 60,000 पहुंचने में। तो उसी सूरत में यही एक डिमोनेटाइज ना हो, और उनके नोट कैंसिल ना हो, या अपनी करेंसी को रिवैल्यू ना कर दे। क्योंकि जब 1 करोड़ का नोट है तो रिवैल्यू उसको करना पड़ेगा लाजमी। तो ये सारी चीजें मद्देनजर आवाम को पता होनी चाहिए। और मलिक साहब, हमारी जो अपनी पाकिस्तानी रुपया है, हमारी करेंसी, इसमें भी अगर कोई गिरावट आती है, इसकी कदर अगर नीचे जाती है, तो फिर ईरानी रियाल इसके मुकाबले में फिर मजबूत हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ डॉलर को 250 का होना चाहिए, हमारे यहाँ वो 275 से ज़ायद है। तो अगर रुपये में कोई उतार चढ़ाव आता है तो इसका भी फ़ायदा फिर ईरानी रियाल उस एक्सचेंज रेट की सूरत में पड़ सकता है। नहीं, हमारा रुपया रिवैल्यू है, उसकी वैल्यू फिर और गिरेगी ना। मतलब डिवैल्यू हो तो फिर दूसरी करेंसी, अपोजिट करेंसी बढ़ती है। रिवैल्यू होती है तो वो करेंसी गिरती है, हमारा रुपया ऊपर जाता है। तो हमारे रुपये ने रिवैल्यू होना है 250 तक, इंशाल्लाह इसने जाने ही जाना है। ये तो स्टेट बैंक अगर खरीदारी ना करे तो कब को ये 250 हो जाता है। क्यों हर महीने स्टेट बैंक जो है 500-700 मिलियन डॉलर मार्केट से खरीदता है अपने रिजर्व बिल्ड करने के लिए। तो उसकी वजह से डॉलर का रेट रुका हुआ है, वरना ये डॉलर आज 340 से कम हो गया, अल्लाह का शुक्र है 279 पे आ गया। और बहुत आप जल्द देखेंगे 275 है, फिर इसका अगला टारगेट 270 है, फिर 250 है। अच्छा, तो इंशाल्लाह ये 250 को टच करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो और ये कितना टाइम लेगा 250 तक जाने में? चूंकि 250 जाता है तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो सकता है, महंगाई में भी एक वाज़ेह कमी आ सकती है। तो ये भी एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होगा या इसमें कुछ कम वक्त लगेगा? कछुए की चार चार है, जहर है, तो लॉन्ग टर्म ही होगा ये। इसको जाते जाते, क्यों स्टेट बैंक हमारी बहुत बड़ी दीवार है खड़ी है, जो कि जिसको अबूर करना बड़ा मुश्किल है। उसका मैं बताया 700 मिलियन पर मंथ, 500 से 700 मिलियन जो उसकी बाइंग है। तो उसके आगे हमारी बाइंग या पब्लिक बाइंग तो कुछ भी नहीं है। पब्लिक की बाइंग तो बहुत कम होती है, ज्यादा 10 मिलियन 12 मिलियन, इससे ज्यादा कोई बाइंग नहीं है। तो ये इतना बड़ा हाथी खड़ा है, और हाथी को जो है, जब हाथी का पेट भरेगा तो फिर मसला हल होगा। वरना तो ये डॉलर कब का आज अगर स्टेट बैंक खरीदारी बंद करे तो ये अगले मैं समझता हूँ 3 महीने में 250 को हो जाएगा। अच्छा, और ये जिस दिन भी 250 तक आया था डॉलर, तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ सकता है? इंपोर्ट बिल हमारा कितना कम हो सकता है? महंगाई में किस हद तक कमी आ सकती है? यानी उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, एक आम आदमी की ज़िंदगी उससे बेहतर करने में मदद मिल सकेगी? 30% जो इम्पोर्ट है वो होके फिर एक्सपोर्ट हो जाती है। इम्पोर्ट जब सस्ती होगी तो आपको जो एक्सपोर्ट सस्ती होगी, और इसका जो है बेनिफिट जो है पाकिस्तान को मिलेगा। और इसी तरह जो हमारी इस वक्त उसको ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे, और सस्ती इम्पोर्ट जो है जो होती है उसी ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं। तो सस्ती इम्पोर्ट के लिए हमें अपना इम्पोर्ट बिल जो है वो कम रेट कम करना पड़ेगा। देखो ना, अभी अल्लाह का शुक्र है हमारा जो है इस वक्त रुपया 340 से कम होकर अब 280 से भी नीचे आ गया। और आने वाले दिनों में अगर कम होता है, इन्फ्लेशन कम होगा। देखो ना, इन्फ्लेशन हमारा 38% से कम होकर 11% पे है, और जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट 22% से कम हो गया, आज 11% पे हो गया। जिससे हुकूमत ने जो हर साल 9,000 अरब पे सूद देना होता है, सिर्फ 9,000 अरब का सूद देना होता है। तो उसमें कितना फर्क आ जाएगा, उसमें कई मतलब खरबों रुपए का बचत हो जाती है जब सूद कम। यानी जिन्होंने डॉलर्स में इन्वेस्ट किया हुआ और डॉलर रखे हुए हैं, वो फिर फौरी डॉलर्स को इस वक्त बेच दें, क्योंकि अब ये आने वाले दिनों में कमी बेचना चाहिए। देखो 340 का जिन्होंने नहीं बेचा, आज 280 से भी कम में उनको रेट मिल रहा है, तो रखने का क्या फायदा हुआ?
गोल्ड और डॉलर रखना बेवकूफ़ी है। मतलब इन्होंने इनकी कोई परमानेंट नहीं होती। पाकिस्तानी रुपए ही आपको सेव कर सकते हैं। इसमें आप स्टॉक में जाए तो आपने कितना फायदा हुआ स्टॉक में जिन लोगों ने दिया। इस तरह आप पाकिस्तानी प्रॉपर्टी में भी जो है हुकूमत ने बड़ी अच्छी इंसेंटिव दी है। तो आप देखेंगे प्रॉपर्टी की कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ेगी। और तीसरा, दुबई में जब से ये वार हुई है और वहां से कैपिटल फ्लाई होना रुक गया, तो अब पाकिस्तान में इसकी जो प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी, उसकी वजह ये है अब जो लोग चले गए, लेकिन मजीद कैपिटल अब रुक गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगले 2 साल में पाकिस्तान में आप देखेंगे प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में अब एक आम आदमी के लिए घर लेना हुकूमत ने ज़्यादा आसान कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत हाउसिंग फाइनेंस को मज़ीद आसान बनाने के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ को भी अब इस स्कीम का हिस्सा बना लिया है, इसमें शामिल कर लिया है। इस फैसले से अब पहली बार ऐसे शहरियों के लिए भी घर के कर्ज तक रसाई आसान होने की तवक्को है जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम से मुकम्मल तौर पर मुंसलिक नहीं है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए फ्रेमवर्क के मुताबिक नॉन बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनीज 1 करोड़ रुपए तक कर्ज फराहम कर सकेंगी, जबकि माइक्रो फाइनेंस इदारों को 50 लाख रुपए तक कर्ज देने की इजाज़त होगी। अब इस स्कीम के तहत इब्तदाई 10 साल तक सिर्फ 5% शरह मुनाफा पर फाइनेंसिंग दस्तियाब रहेगी। इस इक़दाम का बुनियादी मकसद कम और मिडिल क्लास इनकम वाले तबकों को कर्जों तक बेहतर रसाई देना है। नॉन बैंकिंग इदारों के डिजिटल नेटवर्क के बाइस दूर दराज और पसमानदा इलाकों के शहरी भी इस सहूलत से बआसानी फ़ायदा उठा सकेंगे। अब माशी लिहाज से ये इक़दाम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही मुस्बत कदम साबित हो सकता है। अगर कर्जों की फराहमी में इजाफा होता है तो सीमेंट के साथ साथ सरिया और ईंट के साथ टाइल्स और इलेक्ट्रिकल सामान के साथ दीगर तामीराती सेक्टर्स में डिमांड में इजाफा होगा, जिससे रोज़गार और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में इजाफा हो सकता है। लेकिन इस स्कीम की कामयाबी का इन्हिसार सिर्फ कम इंटरेस्ट रेट पर नहीं बल्कि शफाफ कर्ज फराहमी के साथ एलिजिबिलिटी के अलावा जल्द मंजूरी और कर्ज वापस करने की सलाहियत पर भी होगा। अगर घरों की सप्लाई ना बढ़ी या तामीराती कॉस्ट ज़्यादा रही तो कर्ज मिलने के बावजूद मुनासिब कीमत पर घर खरीदना खासा मुश्किल रह सकता है। अब ये कंस्ट्रक्शन के लिए ये स्कीम कितनी कारगर साबित होगी, इस पर हम बात करेंगे। मोहसिन शेखानी साहब पेटर इन चीफ हैं आबाद के, हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये अपना घर स्कीम को हुकूमत वाकई कामयाब बनाना चाहती है। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ को भी अब इसमें ऐड ऑन कर लिया है और वो भी 50 लाख रुपए तक का कर्जा दे सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो कर्जा मिलेगा तो लोगों को घर लेने में भी आसानी होगी। कितनी हेल्पफुल हो सकती है ये स्कीम इस वक्त हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और जिस तरह हुकूमत इसमें पार्टिसिपेट कर रही है? मेरा ख्याल है कि काफ़ी दिनों के बाद हुकूमत ने ये बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम, और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही इन्वॉल्व है। डाउन था तो उन्होंने प्राइवेट जितनी भी फाइनेंस कंपनी थी उनको भी इन्वॉल्व कर दिया कि लोगों के लिए आसानी हो, लोगों को जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको पूरा किया जाए। लोगों की देखिए, लोगों की रिक्वायरमेंट है। मैं कह रहा हूँ कि घर लेना एक ख्वाब होता है जिंदगी भर का, और अगर आप घर प्लान स्कीम या फाइनेंस नहीं देते तो लोग कच्ची आबादियों में जाते हैं। तो ये बहुत बेहतर होगा रियल एस्टेट के लिए, आने वाले वक्त के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। 2 आदमी मर्ज करके भी दिखा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये टाइम है कि ये पहला स्टार्ट है 1 करोड़ रुपए का, इसको बढ़ाएंगे भी इंशाल्लाह। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 1.5-2 करोड़ करेंगे, लेकिन इनिशियली 1 करोड़ रुपए लोन होगी, 50 लाख 25 लाख एक आदमी देगा, 1.5 करोड़ रुपए में अच्छे घर मिलने शुरू हो जाएंगे। और हमने इस पे तजवीज़ दी है कि ये अभी हॉरिजॉन्टल है, सिर्फ घरों पे मिल रहा है, ये वर्टिकल पे भी आपको शुरू करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था कि हम वर्टिकल पे भी ये करेंगे, इसलिए कि वर्टिकल पे करने से आपका रेजिडेंशियल एरिया जो फैलता है शहर वो कम हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा। तो इंशाल्लाह ये आम आदमियों के लिए बहुत अच्छा। तो मोज़्ज़म, हम देख रहे हैं कि जब ये स्कीम अनाउंस हुई उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ना शुरू हो गई। तो अब जो लोग पहले 1 करोड़ वाली चीज़ लेने का मूड बना रहे थे, उसमें अगर 15-20 लाख 10 लाख का इजाफा हो जाता है तो वो एक इजाफी बोझ लोगों के ऊपर हो जाता है। तो ये इसमें भी कोई प्लान ऐसा मौजूद है आप लोग के पास या हुकूमत के पास कि फिर इसको कैसे देखेंगे, कीमतें जो बढ़ रही हैं बहुत तेज़ी से? देखिए, हम इसके लिए खुद वर्कआउट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जो उस रेंज में आ जाए। नए प्रोजेक्ट्स ऐसे हम लाना चाह रहे हैं कि वो नई कंस्ट्रक्शन में वो इन्वॉल्व हो जाए। नए ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे जो 1 साल के अंदर फाइनेंस होगा तो 1 साल में उनको कंप्लीट हो जाएगा। हमें भी बैंक ने इंस्टॉलमेंट में पैसे देने, तो ऐसे प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं इंशाल्लाह।
और सून आपको वो प्रोजेक्ट इतने मिलेंगे कि ये सारे प्रॉब्लम इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे। और ये जो कंस्ट्रक्शन की एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, ज़ाहिर है इसके साथ कुछ दर्जनों इंडस्ट्रीज़ भी चलती हैं जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रो करता है। उन इंडस्ट्रीज़ के लिए इस वक्त फिर ये कितनी फ़ायदे वाली बात है ये स्कीम? और ज़ाहिर है चूँकि पाकिस्तान ने एक बड़ा चैलेंजेस भरा दौर पिछले कुछ अरसे में देखा है, तो अब हालात एकदम चेंज होने जा रहे हैं इस पूरे सेक्टर के और फिर एलाइड इंडस्ट्रीज़ के। देखें, जो चीज़ें बिल्कुल हमेशा से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है, जब वो चलती है तो अपने 70 एलाइड इंडस्ट्री को लेबर अपना जॉब क्रिएशन आपको क्रिएट करती है। और सबसे बड़ी बात है शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग को पूरा करती है। नए घर जब बनेंगे तो आपके जो घर लीगल या कच्ची आबादी बन रही है वो नहीं बनेगी और लोगों को प्लान स्कीम मिलेगी। तो जब प्लान स्कीम जब मिलेगी, जब मुझे पता होगा कि मेरे पास बायर है, लेने वाला है, पैसे देने वाला बैंक है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है ये चीज़ें। और नए प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन कर सकते हैं उसी डिफरेंट वेसिनिटीज़ में उसी कीमत में, ताकि हर आदमी को कहीं ना कोई चीज़ ऐसी हो जो मिल जाए। बाज़ लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ से कम जिनका लोन अप्रूव होता है उनके लिए भी डिज़ाइन कर रहे हैं कि 50 लाख 60 लाख रुपए हुई है, 10 लाख के बाद है तो 70 लाख में उसको क्या दिया जाए। किसी के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं कि 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ में क्या दिया जाए, किसी के लिए 1.25 करोड़ में क्या दिया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ हैं उनके पास। तो उनके हर तरीके के लोगों के लिए आपके पास जब हम अवेलेबिलिटी होगी और लोग खड़े हो जाएंगे कि हाँ इस साल में हमें पोजीशन मिल जाएगा और बैंक उसमें इन्वॉल्व होगा, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा हो जाएगा। इकोनॉमी आपकी पूरी रन करेगी। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बस जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट की, और के पानी, बिजली, गैस, ये सारी चीज़ें भी बहुत उस वक्त इम्पोर्टेंट होती है ताकि एंड यूज़र को वो चीज़ें भी मिल जाए। लेकिन अब तो सोलर का थोड़ा सोल्यूशन आ गया है, पानी का भी कुछ सोल्यूशन आ गया, तो लगता है ये सब भी हमें खुद ही करना पड़ेगा और गवर्नमेंट पे शायद कम बोझ डालना पड़ेगा। खुद ही सारी चीज़ें, हवा से भी बिजली बनाएं, सूरज से भी बनाएं, आपकी इलेक्ट्रिक भी सारी इलेक्ट्रिक होगी तो सारी चीज़ें उसी पे डिज़ाइन होगी। पानी ज़मीन से निकालें, सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लान लगाएं, ताकि ये चीज़ें भी गवर्नमेंट पे कम बोझ हो, ताकि चीज़ें बेहतर हो, लोगों के लिए आसानी हो। ये बिजली के बिल इतने दे नहीं सकते लोग, जो इंस्टॉलमेंट देंगे उनको इतने बड़े बिजली के बिल देने मुश्किल होंगे। तो हम सोलर पे भी वो काम भी डिज़ाइन कर रहे हैं कि ताकि इनके ऊपर कम से कम बोझ हो, ताकि ये अपनी रीपेमेंट भी आराम से करें और सुकून से अपने घरों में रह सकें। और मुझे एक अंदाजे के मुताबिक जो पाकिस्तान में, एक आखिरी सवाल, ये जो पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद घरों की शॉर्टेज है, तो ये वाकई पूरी हो सकेगी? इससे किसी हद तक ये गैप फिलअप हो सकेगा? ये एक्चुअल फिगर इतना ही है या इसके आगे पीछे है कुछ? देखिए, फिगर तो इससे ज़्यादा है, इसलिए कि मैं 8-10 साल से यही फिगर रिपीट कर रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक भी यही रिपीट कर रहा है कि 1 करोड़ घर शॉर्टफॉल है, जबकि हर साल कोई 2-2.5 लाख 3 लाख घर मजीद शॉर्टफॉल में आ जाते हैं। तो वो बढ़ता जा रहा है। नंबर 2 ये है कि इससे कुछ भी वो टारगेट तो नहीं पूरा हो सकता जो गवर्नमेंट 1 करोड़ का बात कर रहा है। ये टोटल 70,000 घरों के लिए है इनिशियली फर्स्ट फेज। इसके बाद गवर्नमेंट दूसरे बजट में फंड्स रखेगी, तो ये 70,000 घर भी बनेंगे तो भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक चीज़ आगे चलनी शुरू होगी। और जब ये चीज़ें आगे बढ़नी, लोगों का डॉक्यूमेंटेशन बनना भी शुरू हो जाएगा, हमें एक लोग बैंकों को भी हम कॉन्फिडेंस में ले सकेंगे, वो भी भरोसा करना शुरू कर देगी। और हमें टाइटल को भी बहुत क्लियर रखना पड़ेगा ताकि बैंकों को कभी प्रॉब्लम ना हो। बैंक को अमूमन चाहती है कि इनिशियल स्टेज पे लीज कर दिया जाए, और वर्टिकल जब शुरू होगा तो मैं समझता हूँ मजीद और बेहतर हो जाएगा। लोगों को कम कीमत में अपार्टमेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये सिर्फ घरों का है और प्लॉट लेने का है, छोटे प्लॉट 120 गज या 200 गज का प्लॉट ले सकते हैं। फिर वर्टिकल जब शुरू होगा तो और भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब, पेट्रो इन चीफ आबाद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।